सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे और इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और दो लाइनें आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें और दरवाजे कामयाबी के अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, दरवाजे कामयाबी के अपने आप खुल जाएंगे। आइए हम आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी तुरंत निकल जाएंगे, जो विद्यार्थी अभी देखने के बाद में क्लास को 1-2 मिनट चले जाएंगे, वो जरा देखें। ये 15 प्रश्न एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समेटे हुए हैं। अगर वो नहीं देखेंगे तो भगवान जाने उन्हें सपने में ये सारी जानकारी मिल जाएगी, तो उनकी तो बात नहीं करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पूरी क्लास देखेंगे, उन्हें मैं भरोसा दिलाता हूँ ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। विश्व यूनानी दिवस अगर देखा जाए कब मनाया गया, तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। कल की क्लास में मैंने सारे फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज बता दिए थे, बार बार रिपीट करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। विश्व कैंसर दिवस याद रखेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। बाकी जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं कल के वीडियो में मैंने चर्चा की हुई है। आज हम देखते हैं विश्व यूनानी दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 को हैदराबाद में मनाया गया था। हैदराबाद में मनाया गया था। और 11 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? देखिए, एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक जिनका नाम है हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे आप इसको। अगर मैं बात करूं कि ये हकीम अजमल खान साहब कौन थे, तो ये जो है एक बहुत ही महान विद्वान, महान समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये पहला क्वेश्चन था। इससे संबंधित जो भी जानकारी थी हमने आपको दी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, पहली बार कब मनाया गया, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारे दिवस। क्योंकि अब वो दिन चले गए जब आप थोड़ा बहुत पढ़कर कंपटीशन बीट कर लेते थे। अभी क्या है ना, अभी यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए दूसरा कोई पढ़ रहा है, वो आपको पीछे करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो आप पढ़ें ना पढ़ें कोई बात नहीं, आलसी लोगों को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले लोग जितना छोड़ देते हैं। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवेरिलता ने इस्तीफा दे दिया? तो ये मोल्डोवा की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। याद रखेंगे, ये भी एक करंट अफेयर्स था तो मैंने आपको बताया। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न कहा गया है
इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सफदरगंज अस्पताल में किया गया। कहाँ किया गया? सफदरगंज अस्पताल। और ये अस्पताल कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, वहाँ इसका उद्घाटन किया गया। इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने उद्घाटन किया। और ये कौन है? तो ये केंद्रीय आयुष मंत्री। कौन है? तो ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। देखिए, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और ये क्यों किया गया? इस विभाग में आयुर्वेद प्लस आधुनिक चिकित्सा दोनों का ही उपयोग किया जाएगा। इस विभाग में आयुर्वेद प्लस आधुनिक चिकित्सा, देखिए समझ लीजिए, इस विभाग में आयुर्वेद प्लस आधुनिक चिकित्सा दोनों का उपयोग करके इलाज किया जाएगा। और ये धीरे धीरे भारत के सभी एम्स में इसको खोले जाने की योजना चल रही है। अभी सर्बानंद सोनोवाल जी ने सफदरगंज नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। इसमें आयुर्वेद प्लस आधुनिक चिकित्सा दोनों का ही उपयोग करके मरीजों का इलाज किया जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही कम समय में 3 प्रश्नों को देखा। अभी मैं चौथे प्रश्न की बात करने जा रहा हूँ। फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इससे पहले जो बाकी के 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, इन्हें मिटाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग यदि नोट कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। मैं सामने से इसीलिए किसी टाइम पर गायब हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए अपने चौथे प्रश्न की तैयारी करते हैं और ये सारी जानकारी जो आपने नोट कर ली है उसे मिटा देते हैं और चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों प्रश्न लेकर आते हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। दूसरी बात यह है कि काफ़ी दिनों से सरप्राइज टेस्ट होने का कवायद चल रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ईश्वर की इच्छा रही तो अगले 2-3 दिनों में ही 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके या अन्य प्रकार के साइंस, कंप्यूटर, कहीं के भी कोई प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें टेस्ट के माध्यम से एक कॉमनली लिया जाएगा टेस्ट, ताकि आपका जो विकास है बुद्धि का वो और ज़्यादा बढ़े। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों की फीस नहीं जमा है वे अतिशीघ्र जमा कर देंगे। और मेरा उन सभी अभिभावकों से निवेदन है जो हमारे लखीमपुर क्षेत्र के हैं, ज़रा सा टाइम निकालकर प्रयास ये करें कि आप अपने बच्चे की फीस आप स्वयं जमा करें, ताकि कुछ विद्यार्थी फीस के बहाने समोसे उड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो मैं मजाक कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि यदि आप एक बार महीने में फीस जमा करने आएंगे तो आप हमसे एक बार मिलेंगे और हम आपको प्रोग्रेस बताएंगे आपके बच्चे की। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, हमेशा नंबर हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड रहते हैं, कब आया, कौन नहीं आया,
ये सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। एक बार एक अभिभावक ने आए और वो अभिभावक जो थे उन्होंने अचानक मुझसे पूछ लिया कि क्या मेरा जो लड़का है ये टेस्ट देने आता है सर? तो मैंने तुरंत डायरी दिखाई, मेरे पास नाम नोट थे। मैंने कहा हाँ, 1-2 टेस्ट देने आया है, 1-2 टेस्ट देने नहीं आया है। तो अभी तो पूरी जानकारी मेरे पास ऑनलाइन में रहती है। कभी भी कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के नंबर, प्रोग्रेस, कितने पिछले टेस्ट में थे, कितने इस टेस्ट में आए, सारी जानकारी ले सकता है। और गारंटी ये रहेगी कि सब चीज़ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जाएंगी। अभिभावकों से निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन सफदरगंज अस्पताल में किया गया। फार्मूला ई चैंपियनशिप, फार्मूला ई चैंपियनशिप, पूरी बात समझना, ठीक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ने 11 फरवरी को हैदराबाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हरी झंडी दिखाई। ठीक है दोस्तों, फार्मूला ई चैंपियनशिप केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ने 11 फरवरी को हैदराबाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हरी झंडी दिखाई। बहुत अच्छा प्रश्न था। हमने आपको पूरी जानकारी एक ही लाइन में देने का प्रयास किया है। जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें इसकी वैल्यूएशन पता होगी, और जिनके पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। कहाँ और किसने 2 नई वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई हुई है? कोई टेंशन नहीं लेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई महाराष्ट्र में 2 वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। दूसरी बात, पहली वंदे मातरम ट्रेन कहाँ चलेगी? मुंबई से शिरडी, और दूसरी जो ट्रेन है वो मुंबई से कहाँ चलेगी भाइयों? बताओ जल्दी। मुंबई से सोलापुर। इससे क्या होगा? इससे महाराष्ट्र में तीर्थ यात्रा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही कम समय में इतनी जबरदस्त जानकारी देने का हमारा प्रयास है कि आपका भी मन गदगद हो जाएगा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी। 5 नंबर प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न फट से कंप्लीट कर देंगे। बर्ट बछराज का निधन हुआ, वे कौन थे? वे दोस्तों थे संगीतकार। वे दोस्तों कौन थे? संगीतकार थे। इस प्रश्न को भी आप नोट रखिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, इसको नोट कर लीजिए। बर्ट बछराज का निधन हुआ, वे कौन थे भाइयों? वे संगीतकार थे। निधन हो गया, जो आया है उससे जाना ही है, और जो है वर्तमान में
उसे ये भरोसा ही नहीं है कि मुझे भी एक दिन जाना है। ये दोस्तों उम्र है, अवस्था है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ही हम बूढ़े भी होते हैं। बच्चे और बूढ़ों में कोई अंतर नहीं होता है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन बनिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा, करिए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। आना जाना तो लगा ही रहता है। आइए हम बात करते हैं, एलेना फानचिनी का भी निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित हैं? आइए हम बात करते हैं एलेना फानचिनी के बारे में। देखिए, अगर मैं सीधे सीधे बता दूं तो इनका जो संबंध है वो इटली देश से है, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि आखिर ये कौन है, इनका नाम क्यों लिया गया। इस चीज को भी जरा देखेंगे, गौर करेंगे। क्वेश्चंस आपको लिखने का पर्याप्त समय मिल जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं किसकी, एलेना फानचिनी की। एलेना फानचिनी 7 नंबर। एलेना फानचिनी का संबंध इटली देश से, इटली देश से है और ये विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता है। ये विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता है। किसने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है? दोस्तों, डिजिटल भुगतान उत्सव जो है वो किसने लॉन्च किया है? आप लोग जानते होंगे, डिजिटलीकरण पर मोदी जी बहुत ही जोर दे रहे हैं। और ये जो लॉन्चिंग जो अलग अलग लोग करते हैं, जैसे किसी के कहीं के सचिव ने किया, कोई खेल मंत्री हैं, किसी और केंद्रीय मंत्री ने किया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उन्हें याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उन्हें याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो उन्हें जरूर जरूर याद रखेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? डिजिटल भुगतान उत्सव। डिजिटल भुगतान उत्सव डिजिटल भुगतान, इतना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कल डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी करेंगे। पूरी बात आपके साथ, पूरी बात दोस्तों आपके साथ हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज फटाफट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलेंगे, क्योंकि आज कार्यक्रम में जाना था। और दोस्तों, आज इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि जो लोग बाहर निकले होंगे उन्हें भी पता होगा, और जो लोग घर में रह बैठे होंगे उन्हें भी पता होगा, क्योंकि कूड़ा बहुत आया, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा थी, कार्यक्रम था और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। शायद इस साल आज के दिन सबसे तेज हवा चली है। अगर कह ले तो छोटी मोटी आंधी थी। पूरा दिन संडे था, लेकिन फिर भी बाहर ही गुजरा। आराम तो करनी ही नहीं है। अभी अगर
काम करने की उम्र में अगर आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में काम करना जरूर पड़ेगा, ये निश्चित बात है। मोटिवेट जितना आप लोगों को करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम स्वयं भी मोटिवेट होते रहते हैं आपको मोटिवेट करने के चक्कर में। तो इसलिए जो आप देंगे आपको दुनिया में वही मिलेगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ शुरू किया गया है? कौन सा प्रश्न है दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 फरवरी से दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 शुरू किया जाएगा, जिसमें थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्यों रखी गई है ये थीम? इसके पीछे का भी मोटो समझते हैं। मोटो क्या है? दुनिया भर के 250 से अधिक मंत्री, दुनिया भर के 250 से अधिक मंत्री और 10,000 से अधिक सरकारी अधिकारी, 10,000 से अधिक सरकारी अधिकारी और भी विस्तारक, प्रचारक, कर्मचारी, अन्य भी जो नेता लोग हैं वे भी पहुंचेंगे। सरकारी अधिकारी, प्रचारक, विस्तारक आदि भी मौजूद रहेंगे। और इसकी थीम रखी गई है, थीम इसकी क्या रखी गई है? भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, आइए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने 500 नए विमान बहुत अच्छे प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? ये क्लास इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसी क्लास आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। भले ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, भले ही मेरे पास आधुनिक कैमरा ना हो, लेकिन मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर मैंने यहाँ से प्रश्न न फंसा के आपको दिखा दिया तो आप हमसे कहना। 100 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट होगा। अभी से तैयारी करने लगिए, अभी आज से ही तैयारी करने लगिए। पता नहीं कब हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, नरसों हो जाए। दोस्तों कुछ भी नहीं पता कब कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाए, मैं नहीं जानता। विश्वास मानिए आप, इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। धोखा नहीं देना है किसी को, है ना? धोखा बिल्कुल नहीं देना है किसी को। अपने लिए दोस्तों पढ़ना है। अगर आपने मेहनत आज कर ली, कल को मौज करोगे सभी लोग। 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। और एयर इंडिया के CEO कौन है? तो CEO है एयर इंडिया के कैम्पबेल
विल्सन, कैंपबेल विल्सन। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत जबरदस्त ये जानकारी थी, बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न मैं करवा देता हूँ। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि चिरंजीवी बीमा योजना। दोस्तों ये बीमा योजना तो काफी पुरानी है, बस नए बजट में दोस्तों इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी, जिसमें बीमा होता था 10 लाख रुपए का। अभी दोस्तों 10वीं बार बजट पेश किया है, 10वीं बार बजट पेश किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। इनकी योजनाएं दोस्तों बहुत अच्छी थी, बस इनसे एक मिस्टेक ये हो गई, जिन्होंने शुरुआत के 6-7 मिनट जो है 5-6 मिनट पिछले बजट के पढ़ दिए, जिसको लेकर सदन में बहुत हंगामा हो गया। बजट इनका बहुत अच्छा था। महिलाओं को रोडवेज बसों में 50% किराया माफ था, विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क माफ था, कोई भी फार्म डालेंगे फीस नहीं पड़ेगी, आने जाने का किराया भी मुफ्त था। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो लाभप्रद थी, बस इनसे थोड़ा सा गलती हो गई। उन्होंने काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी, लेकिन दोस्तों ये तो समाज है ना, माफ़ तो हमें माँ बाप कर देते हैं। चाहे जितनी बड़ी गलती करिए आप, माँ बाप तो हमेशा माफ़ कर देते हैं। उनका हृदय इतना विशाल होता है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। वे हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को बच्चा समझ के माफ़ कर देते हैं, और कभी कभी बच्चे उन्हें बेवकूफ़ बनाकर खुश हो जाते हैं। हालांकि यहाँ तो ऐसा लखीमपुर में कोई विद्यार्थी नहीं है, ये तो सब बाहर देशों की विदेशों की बातें हो रही हैं। विदेशों में दोस्तों अपने माँ बाप को लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ ये अपना भारत देश है, यहाँ तो हर बच्चा अपने माँ बाप को इतना मानता है कि उसके लिए दिन रात एक कर रहा है पढ़ाई करने के लिए। उसे दोस्तों अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे यहाँ तो सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बस पिताजी का सपना साकार करना है, माताजी का सपना साकार करना है। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उसी दिन से उन्होंने एक सपना देखा है कि ये मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और आज भी वो उसी इंतजार में है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। यकीन मानिए आप, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सिर्फ आप अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। इस दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर अगर कोई है तो वो आपके माता पिता जी हैं। तीर्थ यात्रा आप चाहे जितनी करिए, अगर घर में वो दुखी हैं तो आपकी तीर्थ यात्रा से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। माँ बाप सुखी रखिए, खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। जीवन तो ऊपर वाले ने दिया है, मैं मना नहीं करता, लेकिन असली जीवन देने वाले हमारे माता पिता ही हैं। उनकी इच्छाओं का, उनकी भावनाओं का और उनके संस्कारों का हमें हमेशा सम्मान करना है, हमेशा उनका ध्यान रखना है। वो हमारे लिए जिए हैं, अब मैं उनके लिए जीऊँगा, और ऐसा जीऊँगा, ऐसा जियाऊँगा कि वो भी याद रखेंगे। हर जन्म में वो आपके जैसा लड़का चाहें, हर जन्म में वो आपके जैसी लड़की चाहें, ऐसा मेरा विचार है। ऐसे बनिए आप, और आपको बदलना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पढ़ते हैं तो आपको बदलना पड़ेगा, और आपको उनके लिए कुछ न कुछ, क्या सब कुछ करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत जो पहले 10 लाख का बीमा था, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख का कर दिया गया है। 200 यूनिट भी कहा है बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दोस्तों 20 लाख नहीं, ये 25 लाख कर दिया है, इधर याद रखेंगे। आइए हम बात करते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न पहुंच गए हैं 12 नंबर पे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
और अच्छी क्लास, महत्वपूर्ण क्लास, जबरदस्त क्लास आपको पढ़कर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मजा आ गया सर, आज तो पढ़कर मजा ही आ गया। देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर 10वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। आइए हम कुछ और भी बात कर लेते हैं फटाफट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। बाकी के सीरियल नंबर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ज़्यादा समय बेकार नहीं करेंगे। फटाक से 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? अगर दूसरे क्रिकेटर का नाम पूछा गया है तो हम पहले क्रिकेटर का नाम पहले जानेंगे, बाद में हम दूसरे क्रिकेटर का नाम जानेंगे ताकि हमें सब कुछ याद रहे। नहीं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, एरो इंडिया उत्सव कहां शुरू किया जाएगा? एरो इंडिया उत्सव, एरो इंडिया उत्सव, ध्यान से देखिएगा, यह यलहंका, दोस्तों आराम से इसको याद रखिएगा, यलहंका एयर स्टेशन कहाँ है? ये बंगलुरु, बंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया जाएगा। और दोस्तों इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन चलने वाला है 13 फरवरी से 17 फरवरी तक। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक इसका आयोजन हो जाएगा। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये दोस्तों DRDO के द्वारा किया जा रहा है। फुल फॉर्म इसका आप बताएंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और अभी इसके हेड हैं समीर कामत जी। आप इसको याद रखेंगे, निश्चित है आप जरूर याद रखेंगे कि DRDO के हेड हैं समीर कामत जी। ठीक है दोस्तों, समीर कामत जी। और अगर ये देखा जाए तो ये 14वां संस्करण है। कौन-सा संस्करण है दोस्तों? ये 14वां संस्करण है। सारी बातें आप नोट करके याद रखेंगे। हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। दुनिया के सबसे तेज 450, दुनिया के सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आइए जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में पहले सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के क्रिकेटर मुरलीधरन, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के। कितने मैचों में? 80 मैचों में इन्होंने अपना रिकॉर्ड पूरा कर लिया। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पोजीशन पर, तो वो है रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने 89 मैच में भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 450 विकेट पूरे कर लिए महज 89 मैचों में। ये दुनिया के दूसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं। और दुनिया के पहले सबसे तेज मुरलीधरन है श्रीलंका के 80 मैचों में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर व्यवस्था कर रहे हैं अपनी क्लास समाप्त करने के लिए। ये मैं आपको IPL 2022 में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसे दिया गया। IPL 2022 के
बारे में आप जितना जो कुछ जानते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखता हूँ कितने विद्यार्थी मैच देखते तो बहुत हैं, खेलते भी हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप महत्वपूर्ण जानकारियों को कितना याद रखते हैं। तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप 2022 आईपीएल में किसे दिया गया, ये मुझे आपसे जानना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। इसी के साथ मैं आज की महत्वपूर्ण ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लास को समाप्त करता हूँ। बस आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ही जल्दी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। काफ़ी दिनों से होने वाला है बट हो नहीं पा रहा था, अब बहुत ही जल्दी सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनका निश्चित ही पेपर अच्छा होगा। आप अपने आप में खुद जानेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है, किस हिसाब की है। ये जानने के लिए आप हमें टेस्ट जरूर देंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी भाइयों को हमारा नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ रात्रि। अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जरूर रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएंगे। और अभी आपको तैयारी करनी है जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती। इन्हीं प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। आप अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।